हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हमने आईपीसी के 15 अध्यायों की महत्वपूर्ण धाराओं को कवर कर लिया है और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं, जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे। आज की इसी लेक्चर में मैंने आपकी कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 6 धाराओं को कवर करने का प्रयास किया है और 6 की 6 धाराएं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यद्यपि जो शुरू की ऊपर की 2 धाराएं 299 और 300 आपको दिखाई दे रही हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा जटिल है। बड़े से बड़ा विधि जानने वाला भी, विधि का जानकार भी इनमें अंतर स्पष्ट करने में धोखा खा जाता है। पर हम इनको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझेंगे, जितना आवश्यक होगा उतना समझेंगे। इनके बेयर एक्ट में, जो आईपीसी का बेयर एक्ट है, उसमें इन दोनों धाराओं को समझाने के लिए कम से कम 10 पेज दिए गए हैं, तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। और ख़ास बात मैं बता देता हूँ, इन दोनों धाराओं से ही कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर पूछा भी गया है तो इनडायरेक्टली पूछा गया है, और क्या पूछा गया है वो आपको बता दूंगा। मैं एक बात बताता हूँ। मैं देखो, अभी रात के 11:15 बज रहे हैं जब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। घड़ी मेरे ऊपर लगी हुई है पर कैमरा इधर फिक्स है तो दिख नहीं पाएगा। तो जब भाई मैं मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ, आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, दिन भर काम करके, और रात के 11:15 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी यकीन मानो इस वीडियो को तैयार करने में मेरे को 1 1:30 2 बज जाएगा। इतना काम करना पड़ेगा मुझे इसमें अभी। तो आपको कैसे नींद आ रही है भाई? अपनी नींद छोड़ो और मेरे साथ में जी जान लगा के आप लोग तैयारी करो। एक सपना जो पाला है उसको पूरा करो। अगर दरोगा बनना है तो नींद छोड़ो और पढ़ाई करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसा मैंने आपको बता दिया, अध्याय 16। अध्याय 16 एक बहुत बड़ा अध्याय है, जिस अध्याय में धारा 299 से लेके 377 तक है। धारा 377 का नाम आपने बखूबी सुना होगा। प्रकृति विरुद्ध अपराध होते हैं इसमें। तो इसको हम जब आगे जाएंगे तब समझेंगे। तो 299 377 यानी कि 78 धाराएं लगभग इसमें वर्णित की गई हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध यानी कि हत्या, और मतलब हत्या का प्रयास हुआ, और उसके बाद में जो आपका बलात्कार भी इसी में आ जाएगा, है ना। तमाम तरह की उपहति, चोट वगैरह सब इसी में आ जाएंगी। तो आज सबसे पहली धारा है धारा 299 और धारा 300। बड़े ध्यान से समझना है, इंग्लिश में भी नाम बता रहा हूँ। धारा 299 का नाम है आपराधिक मानव वध या सदोष मानव वध। आपराधिक मानव वध या सदोष मानव वध, ये दोनों ही नाम से जानी जाती है, पर बेयर एक्ट में इसका नाम है आपराधिक मानव वध, पर इंग्लिश में इसका एक ही नाम है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? देखो, होमिसाइड, होमोसेपियंस सेपियंस का नाम आपने सुना होगा। जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस सेपियंस। साइड का मतलब होता है मारना, CID, साइड। जैसे आपने युगजोरी साइड सुना होगा, पत्नी की हत्या। रेजिसाइड सुना होगा, राजा की हत्या। जैसे आपने पेस्टिसाइड सुना होगा, जो पेस्ट होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े जो आपके खेतों वगैरह में आसपास लग जाते हैं, उनकी हत्या। इसी तरह आपने सुसाइड सुना होगा। सु मतलब अपना होता है और साइड मतलब हत्या, आत्महत्या। तो इसी तरह होमिसाइड होता है कि मतलब किसी को मार देना, है ना। तो एक है कल्पेबल होमिसाइड और इसका नाम सदोष मानव वध है हिंदी में, और धारा 300 में है हत्या, इसको कहते हैं मर्डर। देखो भाई, इन दोनों धाराओं में क्या होता है? आदमी मरता है, आदमी की मृत्यु होती है। इसमें भी आदमी मर रहा है और इसमें भी आदमी मर रहा है, यानी कि उसको मारा जा रहा है, उसकी मृत्यु कारित करी जा रही है। तो जब मृत्यु कारित ही हो रही है तो मृत्यु कारित करने के लिए 2 धाराओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 धाराएं क्यों बनाई गई? सीधे बताते, हत्या है। पर एक धारा जो है धारा 300 है, इसके अंतर्गत धारा 302 में इसका दंड दिया गया, हत्या का दंड है धारा 302 में, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। और जबकि जो धारा 299 में आपराधिक मानव वध है, इसका जो दंड है वो धारा 304 में दिया गया, आजीवन कारावास। तो किसी व्यक्ति से जिससे दूसरे आदमी की मृत्यु कारित हो गई है तो उसके जीवन को तो दांव पे नहीं लगा सकते ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें बहुत बारीक से अंतर होते हैं, बहुत माइनर अंतर होता है, जिसको आप अगर कोई देख रहा होगा, विधि का जानकार होगा, लॉ ग्रेजुएट होगा, तो वो जानता होगा कि मैं किस बात को कह रहा हूँ और कितनी जटिल ये धाराएं हैं, वो इस बात को समझ रहा होगा। पर आप में से जो बिल्कुल नए हैं, जिसको पढ़ना है,
तो सिंपली मैं एकदम साधारण शब्दों में बता देता हूं कि जो आपराधिक मानववध या सदोष मानववध है, जिसको कल्पेबल होमिसाइड बोल रहे हैं, इसमें भी मृत्यु होगी, इसमें मृत्यु कारित करेगा, इसमें भी किसी को मारेगा। और हत्या में जो धारा 300 है, इसमें भी मृत्यु कारित होगी। पर अंतर कहां से निकालेगा? अब जज साहब बैठे हैं, किसी के मारे जाने का केस आया कि ए ने बी को मार दिया, तो जज साहब कैसे डिफाइन करेंगे कि ए ने सदोष मानव वध किया या ए ने हत्या करी? ए ने सदोष मानव वध किया, ए ने हत्या करी, तो बहुत सारी चीजें होती है, पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। यदि किसी की मृत्यु कैसे हुई है? अचानक से हुई है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक से हुई है और प्रकोप में हुई है, प्रकोप मतलब गुस्से में हुई है, गुस्से में हो गई है, और मतलब सपोज करो, देखो मानो जैसे दो आदमी हैं ए और बी, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मतलब जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। और इसमें क्या है, जो कल्पेबल होमिसाइड है, सदोष मानव वध है, इसमें जो मारेगा, जिसके द्वारा मृत्यु कारित हो रही है ना, जिसके द्वारा मृत्यु कारित है, उसके मन में ये संभावना बनी हुई है, उसको पता है, उसको एक ज्ञान है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ उससे ये मृत्यु हो सकती है, मर सकता है। पर देखो क्या चीज़ है, इसमें अंतर इसमें कहाँ क्रिएट हो रहा है, ध्यान समझो। जो आपराधिक मानववध, सदोष मानववध है, इसमें मरेगा और हत्या में मरेगा, पर इसमें होगा अचानक से, ठीक है, और प्रकोप में होगा, गुस्से में होगा, एकदम से एकदम तीव्र प्रकोपन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। और पर गुस्से की स्थिति में भी उसको पता रहेगा कि जो मैं ये कृत्य कर रहा हूँ, जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इससे मृत्यु भी हो सकती है। जैसे आप समझो कि दो आदमी हैं ए और बी, और दोनों के दोनों आदमी कहाँ जा रहे हैं, आपस में रोड क्रॉस कर रहे हैं। एक तरफ से बाइक लेके आ रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से बाइक लेके आ रहा है, और दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। और दोनों के बीच में कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के दोनों गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे को दोनों ने गुस्सा दिला दिया, और एक उसमें कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल है, उसको बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अचानक से प्रकोप आ गया, एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम तिल मिला गया, ऐसे ऐसे गुस्सा आ गया। और उसने क्या काम किया, दूसरे व्यक्ति को, यानी ए को बहुत बुरी तरह गुस्सा आ गया अचानक से, और गुस्सा आ गया, और उसने क्या किया, बी को पकड़ा और उसका सिर ले जाकर दीवार में मारा, ऐसे डप से एकदम। तो अब आप ये देखो कि बी, जिसका सिर दीवार में लगा है, और सिर दीवार में लगते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अचानक से हुआ, दोनों मिले, पहले से कोई इंटेंशन नहीं थी उसकी, ठीक है। दूसरी बात है, एकदम से गुस्से में हुआ, प्रकोप में हुआ, एकदम से गुस्से में हुआ। पर जिसने सिर मारा, यानी कि ए ने सिर मारा जमीन में, या उसमें पत्थर में सिर मारा, या दीवार में सिर मारा, तो उसके मन में ये बात है कि उसको संभावना बनी हुई है कि मैं इसके सिर अगर इसमें दीवार में मारूंगा तो संभाव्य है, संभवतः इसकी मृत्यु हो जाए, संभवतः इस बी की मृत्यु हो जाए। तो इस तरह के केस में जब बहुत बारीकी से सोचा जाएगा, तो जो ए होगा वो आपराधिक या सदोष मानव वध का अपराधी होगा, ना कि वो हत्या का अपराधी होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी कि अचानक से और प्रकोपन में, एकदम से प्रकोपन में, जैसे आपने देखा होगा एक के एम नानावती वर्सेस मुंबई राज्य का एक केस था, जिसके ऊपर फिल्म रुस्तम बनी हुई है। रुस्तम में क्या है, वो नेवी का ऑफिसर था, और उसने अचानक प्रकोपन में आके क्या कर दिया, गोली मार दी। तो वहाँ पे, हालांकि वो केस बहुत गहरा है, आगे चल के चीज़ें बदल जाती हैं, उसमें अपवाद भी है सब। के एम नानावती वर्सेस जो मुंबई राज्य का केस है, जो जिसपे ऊपर रुस्तम बनी हुई है, अक्षय कुमार हैं, वो अचानक प्रकोपन से संबंधित ही मामला है। तो उसमें क्या है, आपराधिक मानव वध की तरह से सिस्टम बैठता है उसमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, आपको याद रखना है बस, खाली के एम नानावती का केस है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है, इतना याद रखना है। तो अचानक से प्रकोपन में, पर मन में बनी हुई है संभावना, प्री प्लान कुछ भी नहीं था, ठीक है, प्री प्लान कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे देखो, हत्या में क्या है, हत्या में भी आदमी मरेगा, पर क्या है, सपोज करो ए और बी हैं, तो ए ने क्या किया है, योजनाबद्ध तरीके से, यानी उसने प्री प्लान किया है। उसने क्या किया है, उसने बंदूक खरीदी, उसने कारतूस खरीदे, कार्टेज खरीदे, और बिल्कुल तरीके से जाके उसने सोच रखा है कि बी आएगा, मैं रिवॉल्वर निकालूंगा, गोली मारूंगा। और यहाँ पे तो था संभाव्य, यहाँ पे तो था संभाव्य, उसके मन में ये बात थी, संभावना थी कि मैं जो कृत्य करने जा रहा हूँ, अचानक प्रकोपन में जो मैं ये कृत्य करने जा रहा हूँ, उससे मृत्यु मर सकता है ये। पर यहाँ पे क्या है कि मरेगा ही मरेगा, यहाँ पे क्या है,
मरेगा ही मरेगा। यानी कि 300 को आप ऐसे समझो कि किसी की मृत्यु हो रही है किसी के करने से, और कैसे हो रही है, योजनाबद्ध तरीके से, प्री प्लान्ड है, और उसको पता है कि मरेगा ही मरेगा, तो हत्या है। और अगर अचानक से हुई है, प्रकोप में आके हुई है, गुस्से में हुई है, पर उसको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूं गुस्से में आके, ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे इसकी मृत्यु हो सकती है, तो उस पे केस होगा सदोष मानव वध का। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और सदोष मानव वध यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का जो दंड है वो धारा 304 में दिया गया है, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास दिया गया है। जबकि जो हत्या है, हत्या का दंड दिया गया है सेक्शन 302 में, धारा 302 में, जिसके जो आप सुनते भी रहते हैं कि दफा 302, तो ये वही दफा 302 है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। और या मृत्युदंड भी दी जा सकती है या आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। जबकि धारा 299 के अंतर्गत जो सदोष मानव वध है इसमें आजीवन कारावास है। और इसमें क्या है, जो प्री प्लान तरीके से मरेगा ही मरेगा, इसमें क्या आ रहा है, मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है। अब इसमें दो चीजें क्यों रखी गई इसका भी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं एक पॉइंट आपको याद करवा देता हूं कि अब तक की ये तीसरी धारा है जिसमें आईपीसी मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, गिनवाते चलूंगा और एक वीडियो बाद में भी इसके लिए बनाऊंगा, पर आपको तब तक ये चीजें याद हो जानी चाहिए। सबसे पहली धारा आईपीसी की थी धारा 121, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान कर रही थी। धारा 121 थी कि भारत सरकार के विरुद्ध यदि युद्ध छेड़ता है, युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करता है या युद्ध छेड़ने के लिए दुष्प्रेरण देता है, ठीक है, मतलब कि क्या युद्ध छेड़ देता है या उसका प्रयत्न करता है, उसकी तैयारी करता है, तैयारी भी अपराध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी अपराध है। सामान्यतः क्या होता है कि तैयारी, जितने भी अपराध होते हैं उनकी तैयारी को अपराधों की श्रेणी में नहीं माना जाता, ठीक है, तैयारी की है, काम कुछ हुआ नहीं है ना। जैसे क्या हुआ कि किसी ने किसी का मर्डर प्लान किया, तो प्लान कर दिया पूरा पर मर्डर नहीं हुआ तो अपराध नहीं माना जाएगा। पर अगर देश मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्लान भी बना लिया है, तैयारी भी कर ली है, तो अपराधी माना जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, धारा 121, भारत सरकार के विरुद्ध यदि युद्ध छेड़ता है, युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करता है, तैयारी करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, किसी को उकसाता है, तो वह व्यक्ति धारा 121 के अंतर्गत मृत्युदंड का अधिकारी होगा। उसके बाद धारा 132, धारा 132 किस में आती है, अध्याय 7 में आती है कि यदि कोई व्यक्ति नौसेना, वायुसेना या सेना के किसी अधिकारी या किसी सिपाही को विद्रोह के लिए भड़काता है और विद्रोह हो जाता है, विद्रोह के लिए भड़काता है, विद्रोह हो जाता है, तो सेक्शन 132 में उसको मृत्युदंड का प्रावधान है। तो अब तक की, और तीसरी धारा है 302, यदि कोई किसी की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर देता है तो आईपीसी का सेक्शन 302 उसको मृत्युदंड का प्रावधान करता है। तो तीन धारा हुई, 121, 132 और 302, इन तीनों में ही मृत्युदंड का प्रावधान है। बट अब देखो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बचन सिंह वर्सेस राज्य में, बचन सिंह वर्सेस, आई थिंक ये पंजाब राज्य है, मैं सही कर देता हूं, बचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में, बचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के लिए मृत्युदंड दिया जा रहा है, हत्या के लिए जो मृत्युदंड दिया जा रहा है वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। क्या बात कही गई है, अनुच्छेद 19 में तो आपको पता है उसी के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता आती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, तो उसका उल्लंघन नहीं माना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है 21 है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है जिसपे कोई भी लगाम नहीं लगा सकता है, ये बात आपको पता होगी। तो कोर्ट में ये बात उठी कि किसी को मृत्युदंड दे देना, उसको उसकी जिंदगी से अलग कर देना, उसके जीवन जीने के अधिकार को उससे छीन लेना, ये गलत है, ये संविधान के हिसाब से नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट करी बचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में कि हत्या के लिए यदि मृत्युदंड दिया जा रहा है तो वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये बात सही है कि 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है, पर मृत्युदंड दिया जाए कब, विरल से विरलतम मामले में, यानी कि केस ऐसा होना चाहिए जिसमें जघन्य अपराध दिखाई दे रहा हो। ऐसा अपराध होना चाहिए कि एक तो है हत्या हुई है, नॉर्मली गया, गोली मार दिया, मर गया, पर
समाज को भी न्याय दिखाना होता है कि नृशंस हत्या करी, गला काट दिया, हाथ काट दिए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो नृशंस हत्या जिससे समाज में भय का माहौल व्याप्त हो जाए, तो उस समय न्यायपालिका को अपनी शक्ति दिखानी होती है। और उस समय यह बताया जाएगा विरल से विरलतम मामले में, देखो मृत्युदंड, हत्या के लिए दोनों ही दंड है, मृत्युदंड भी आजीवन कारावास भी, पर बचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि विरल से विरलतम मामलों में दिया जाएगा। पर उस नृशंस हत्या के मामले में समाज को, पब्लिक को, न्यायपालिका को यह बताना है कि कोई भी संविधान से और भारत की न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इससे सरल शब्दों में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई धारा 299 और धारा 300 के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाएगा। आप चाहे तो वीडियो डाल के देख लीजिए, आपको बहुत लंबे लंबे वीडियोस मिलेंगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये केस क्लियर हो गया, 299 क्लियर हो गया, 299 के साथ में 304 पढ़ा, 300 के साथ में 302 पढ़ा, जरूरी बातें जानी। अब देखो ये अंतर कब स्पष्ट किया कोर्ट ने, ये अंतर कब स्पष्ट किया कि 299 और 301 नहीं है, अलग अलग है। ये अंतर जो ये मैंने आपको अंतर बताया, ये कोर्ट ने कब क्लियर किया, कौन से केस में क्लियर किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों धाराओं के बीच में, यानी कि सदोष मानव वध और हत्या के बीच में जो अंतर स्पष्ट किया, वो केस था रेग बनाम गोविंदा। रेग बनाम गोविंदा के केस में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या अंतर किया गया? इस केस में दरअसल क्या था कि एक लड़का था, एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी पे गुस्सा हुआ और उसने गुस्सा होकर अपनी पत्नी को उठाया, जमीन पे पटका और उसके चेहरे पे 2 घूंसे मारे, ठप ठप 2-3 घूंसे मारे उसको। अब देखो, अब जब वो, अब कुछ देर बाद वो मर गई, तो कोर्ट में जाके उसको हत्या का दोषी माना गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हत्या का दोषी नहीं माना, उसको आपराधिक मानव वध, सदोष मानव वध या कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना और अंतर स्पष्ट किया, ये वाला जो मैंने आपको बताया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका आया था लास्ट टाइम 2017 में आया था कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। इसमें क्या बात कही गई है? यदि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, यदि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वो आजीवन कारावास की सजा काटते काटते किसी की हत्या कर दे, किसी की हत्या कर दे, तो आईपीसी की धारा 303 क्या कह रही है कि यदि वह व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाए। ये बात कही धारा 303 ने। जैसे ए है, ए को किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास दिया गया है और वह व्यक्ति आजीवन कारावास को भोगते भोगते हत्या कर देता है, तो आईपीसी की धारा उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में इस धारा को असंवैधानिक करार दिया, इस धारा को असंवैधानिक करार दिया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समता या समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, इसलिए ये धारा असंवैधानिक है। आपको ये बातें याद रखनी है, आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपके एग्जाम में आया था, धारा 304B या 304ख, वो कहती है दहेज मृत्यु। वो कहती है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु से क्या मतलब है? यदि कोई स्त्री जो विवाह के 7 साल हो, जिसके विवाह के 7 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि शादी के होने के 7 साल से पहले, जैसे आज शादी हुई तो आज से जब 7 साल होंगे उससे पहले, यदि असामान्य परिस्थितियों में जलाकर या शारीरिक क्षति करके उसको मार दिया जाता है, यदि किसी स्त्री को जलाकर या शारीरिक क्षति करके कोई चोट पहुंचा के मार दिया जाता है, और ये कब काम हुआ? शादी के 7 साल के भीतर भीतर असामान्य परिस्थितियों में। देखो अब क्या हुआ कि कोई स्त्री है और शादी के 10 साल हो चुके हैं, शादी के 10 साल हो चुके हैं
और उस व्यक्ति उस स्त्री को जला के मार दिया गया, तो क्या दहेज मृत्यु का केस बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि शादी के 7 साल के भीतर, ये वहाँ पे एक दायरा खींच दिया गया है, एक सीमा बना दी गई, एक बाउंड्री बना दी गई कि यदि कोई स्त्री शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में जलाकर या शारीरिक क्षति के माध्यम से उसको मृत्यु कारित कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, और मरने से पहले उसकी मृत्यु से पहले उससे दहेज की मांग हुई हो, उसके पति ने या पति के नातेदारों ने की हो, या उससे क्रूरता हुई हो, मार हुई हो, पीट हुई हो, उससे यातना दी गई हो, तो ये केस माना जाएगा दहेज मृत्यु का। आज दहेज मृत्यु का केस माना जाएगा। तो ये आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आज हम यही रख लेते हैं, काफ़ी देर हो गई है। अब जल्दी ही अब सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। हालांकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, पर फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप भी मेहनत करिए। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार और अच्छे से पढ़िए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय